जिंदगी विद ऋचा में आज बात होगी भाई बहन के रिश्ते की। एक ऐसे भाई की जिसने बहन के बेटे के इलाज के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक ऐसी बहन की जिसने अपनी जमा पूंजी भाई के बिजनेस के लिए दे दी। एक ऐसे भाई बहन की जिन्होंने पूरा बचपन पैसों की कमी के साथ बिताया, लेकिन आज मिलकर करोड़ों की कंपनी चला रहे हैं। लेट्स ट्राई के नितिन और गीतांजलि। नितिन, गीतांजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, आपके पास्ट की, आपकी जर्नी की, लेकिन मैं आज से शुरू करना चाहती हूँ। तो जिस चीज़ पर मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान गया वो आपकी जो कंपनी या जो आपके स्नैक्स हैं, रेंज है, उसका नाम है लेट्स ट्राई। ये ना किसी स्नैक प्रोडक्ट के लिए बड़ा अजीब सा नाम है, मतलब लेट्स ट्राई, हम चलो हम कोशिश करते हैं, अगर उसका हिंदी किया जाए। क्या कोशिश कर रहे हैं आप, एंड व्हाई दिस नेम? सो एक्चुअली जब मैं जर्नी स्टार्ट करने जा रहा था तो मेरी लाइफ में ना बहुत सारे नोज थे कि क्यों नहीं करना, क्यों नहीं ये, क्यों नहीं वो। देयर वर, आई थिंक मैं बोलूँगा, अगर मैं कोशिश करने जा रहा था तो देयर वर ओनली 1 ईयर कि मुझे ट्राई करना है, बट उसके अलावा तो सब कुछ नो था। मेरी जॉब मुझे कहती थी कि नहीं छोड़नी, बिकॉज वो 15 ईयर्स मैंने स्पेंड किए थे अपनी जॉब में। मतलब मैं एक अच्छी लेवल तक पहुँच चुका था, वॉज ड्रॉइंग 1 करोड़ प्लस पैकेज। उसको छोड़कर देन ज़ीरो से सब स्टार्ट करना। एंड ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास सेविंग्स नहीं थी कि मैं एक बिज़नेस को 2-3 साल तक बिल्ड कर लूँगा, या पैसे का कमी नहीं होगी, वो भी नहीं था। रिसोर्सेज नहीं थे। सो अगर आसपास देखूँ तो कोई सपोर्ट भी नहीं था। सो बहुत सारे नोस थे। तो उसके बीच में बस एक ही कोशिश थी कि कुछ ट्राई करते हैं। एंड उसी के बीच में आई वो बहुत सारे नाम माइंड में आए, बहुत सारे आए। देन आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि ये लेट्स ट्राई समथिंग जो मतलब विच विल मोटिवेट मी, जो मुझे ना दिन रात एक मोटिवेशन देता रहेगा कि कभी अगर नो दिख रहा है, कभी अब हो रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बट एक ट्राई करते रहना चाहिए, कोशिश हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो वहीं देख के एक ब्रांड का नाम हमने सोचा। एंड मैं ये भी चाह रहा था कि ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसको मैं मल्टीपल कैटेगरी में डाइवर्स कर सकूं। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे माइंड में थे। ऐसा नहीं था कि अगर ब्रांड लॉन्च करना है तो एक लेवल तक जाएगा फिर स्टॉप हो जाएगा। था बहुत बड़ा ड्रीम, ठीक है। तो उसको कहीं रुकने की बजाय कि ऐसा होना चाहिए कि जो हमें खुद ही पुश करता रहे, मोटिवेट करता रहे, हौसला देता रहे कि यार करते रहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो वहीं से वो ब्रांड नेम आया। अभी लेट्स ट्राई की जर्नी अगर मैं कहूँ, कितना लंबा सफ़र हो गया है ये? सो हमने ये 2021 में मेरा पहला फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने सेल किया था लॉकडाउन। सो लॉकडाउन में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे। हमारा बिजनेस लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ है। पानी पूरी आपका पहला प्रोडक्ट था? पानी पूरी हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था। एंड उसके अंदर नमकीन थे। सो लॉकडाउन में मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया। पहला प्रोडक्ट मैंने दिल्ली के स्टोरों पे सेल करना स्टार्ट किया। खुद ही मैं पैक करता था, खुद ही गाड़ी में जाकर डिलीवर करता था लॉकडाउन में। प्रोडक्ट्स बनाता कौन था फिर, जब क्योंकि लोग तो थे नहीं? सो हमने वहीं आसपास हमने 1-2 लोगों को पकड़ा जो ऑलरेडी थे, मतलब घर पे बैठे हुए थे। हमने कहा आपको भी एक रोज़गार मिल जाएगा, आप हमारे घर पे आइए। एंड बनाना हमने घर से ही स्टार्ट किया वो। एंड धीरे धीरे वो जर्नी स्टार्ट हुई। 2021 मार्च में हमने पहला प्रोडक्ट सेल किया। एंड आज की डेट में मैं बात करूँ, 3 साल में हमने मतलब हमारा 100 करोड़ का रिवेन्यू हमने टच किया। तो 4 साल होने वाले हैं? 4 साल होने वाले हैं। सो अगर हम कंप्लीट करें तो आई थिंक मार्च तक हम आई थिंक 500 करोड़ का जो है एक वैल्यूएशन नंबर हम टारगेट कर रहे हैं। रिवेन्यू हम देख रहे हैं तो 150 करोड़ का रिवेन्यू, हम ऑलरेडी 120 करोड़ का रिवेन्यू कर रहे हैं एनुअली। एंड टारगेट कर रहे हैं हम 150 करोड़ तक हम मार्च तक पहुँच जाएंगे। सो वही है। सिर्फ 4 साल में? नितिन, सुनकर गीतांजलि थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता? और जब ये शुरू हो रहा था तो क्या आसपास के लोग, जैसे होता है ना कि व्हेन यू ड्रीम बिग, सबसे पहले तो आसपास के लोग कहते हैं पागल हो गया है या पागल हो गई है, आपके घर में भी ऐसा होता था? पीपल वर लाफिंग ऑन अस जब मैंने शेयर किया 1-2 लोगों से दैट हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब बनाया तो ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि पहले आप आसपास जिनको जानते हो आप उनसे शेयर करते हो। जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मैंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेजेस किए कि हमारा ये प्रोडक्ट है, मतलब ट्राई करो आप, है ना। तो रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप ट्राई करो, क्योंकि बिजनेस माइंड तो है नहीं, आप आसपास ही बोलोगे लोगों को। तो पीपल वर लाफिंग ऑन दैट टाइम कि अब तुम क्या रोड पर खड़े होके गोलगप्पे बेचने वाले हो, गोलगप्पे ले लो। मैंने कहा हाँ हम करेंगे, वी विल डू दिस। एंड नाउ
वो हमारी सक्सेस स्टोरी को शेयर करते हैं लोगों से और वो बोलते हैं दीज आर द पीपल, ऐसे बनो। वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि देखो नितिन जैसा बनो, डेडिकेशन देखो। वन थिंग विच आई ऑब्जर्व इन नितिन कि आप नेगेटिविटी को ना, अगर आपको कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो आप बहरे हो जाओ और आप मत सुनो, ठीक है। एक समय था जब मैं बहुत 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 ज़्यादा डिप्रेस थी, तो उस टाइम पे नितिन ने मुझे एक बात बोली थी कि हाथी की तरह बन जाओ। तुमने हाथी को देखा है? हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को फ़र्क नहीं पड़ता। तुम हाथी बनो अपनी ज़िंदगी में। अभी तक तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ा है लोगों से, बट अब हाथी बनो। तो ये खुद ऐसा है कि अगर आप इसको ना बोलोगे या कोई चीज़ बोलोगे ये ठीक नहीं सोच रहे हो तुम, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये आपको सुनेगा नहीं। क्योंकि जो इसने डिसाइड कर लिया है ये अचीव करके रहेगा। और मुझे लगता है कि ये है इसमें, ये मैनिफेस्ट करता है और सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करता, ये उसके लिए हार्ड वर्क करता है, झोंक देता है अपने आप को उस चीज़ को पाने के लिए, और वो पाके रहता है। तो जिद्दी कहेंगे आप अपने आप को? नहीं, ज़िद्दी तो नहीं कहूँगा, हार मानना आप कह सकते हो कि शायद वो एंड तक मैं ट्राई करता हूँ। एंड मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं कोशिश करता रहता हूँ तो चीज़ें अपने आप ना थोड़ा सा इधर उधर होती हैं तो लाइन में आ जाती हैं। नहीं, ये बात इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे, क्योंकि आजकल हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत माहौल है। जैसे पहले हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो बहुत कम कोई सोचता था कि बिजनेस शुरू करेंगे अगर आप बिजनेस फैमिली के नहीं हैं। सर्विस क्लास वाले सर्विस क्लास, लेकिन अब मैं देख रही हूँ सर्विस क्लास के बच्चे भी, पूछो ना, हर कोई कहता है अपना स्टार्टअप का माहौल बहुत ज़्यादा है। लेकिन कितने बच्चे निराश होते होंगे, कितने यंगस्टर्स होता है कुछ शुरू करके छोड़ देते होंगे। तो ऐसे में आपकी स्टोरी ना बहुत बहुत इंस्पायरिंग है नितिन। और हम इनकी पर्सनल लाइफ के भी बारे में बात करेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कोई इतनी सारी दिक्कतों से जूझ कर कैसे आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल एज आई सेड वील फर्स्ट स्टिक टू लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले रागी के गोलगप्पे बनाए थे, क्या किया था आपने? हमने 5 तरह के गोलगप्पे बनाए थे। 5 तरह के? अच्छा। ऑर्गेनिक गोलगप्पे थे, कोई एडिटिव्स नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, रागी, मल्टीग्रेन, सूजी, आटा एंड पानी में कोई कलर नहीं। तो वैसे करके हमने लॉन्च किया था एंड इनिशियली रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। पीपल साइड से कि पानी पूरी में ये भी ऑप्शन आते हैं। हाँ, मतलब जैसे मैं पानी पूरी की शौकीन हूँ, लेकिन हम लोगों को कितनी बार छोड़ देना पड़ता है जब डाइट के बारे में बहुत ही अमीर। तो हमने एक्चुअली एक चीज़ ये सोची कि एक्चुअली ये आइडिया भी स्टार्ट हुआ कि मेरा जो नेफ्यू है वो थैलेसीमिया मेजर है। सो उसको मेरी सिस्टर घर पे लॉकडाउन में वी यूज टू मेक स्नैक्स एट होम। तो मैंने सोचा यार उनको हम बाहर का अलाउ सोचते हैं कि वो कम से कम खाए नहीं बाहर का, उसका ट्राई करके कितना हम घर से हेल्दी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं वो वहीं। तो शी यूज टू, मतलब ये ना घर पे हर चीज़ बनाती थी। उसको ना नमकीन बहुत पसंद थी, भुजिया, तो हमने घर पे बनाई। हमने उसमें आलमंड के ये सब मिला दिए। हमने सोचा बेटर है, ऑयल हमें पता है कि हम घर का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट घर के ऑयल यूज़, तो हम सोचेंगे उसको थोड़ा हम अच्छा दे रहे हैं। वहीं से आइडिया है कि नमकीन अगर आज की बात करूँ तो हर कोई घर में ये स्नैक्स कंज्यूम करता है। एंड आप शॉक हो जाओगे कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते ही नहीं है। क्वालिटी लाइक आपको देखोगे 10 साल पहले कोई ब्रांड अगर ग्राउंडनट ऑयल में अगर नमकीन बनाता था, आज वो पाम ऑयल बना रहा है। सब पाम ऑयल में, और बहुत हार्मफुल है। इट इज़ वेरी हार्मफुल। आपको मतलब अगर आप देखोगे आपकी बॉडी से वो डाइजेस्ट होता नहीं है। आपकी बॉडी के नसों में वो बैठ जाता है। तो इट लीड्स टू हार्ट इश्यूज़ एंड सो मैनी इश्यूज़, मतलब इससे रिलेटेड हैं। बट आप देखोगे मार्केट में कोई ऑप्शन है ही नहीं अवेलेबल। आप कोई प्रोडक्ट उठाओगे, हर तीसरा ब्रांड तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप बेटर ऑप्शन देखोगे तो कोई था ही नहीं। सो हमने ये भी सोचा कि एक तो था कि कुछ स्टार्ट करते हैं, दूसरा ये था कि कैसे हम थोड़ा बेटर वे में स्टार्ट कर सकें। तो हमारा ये था कि पानी पूरी भी अगर हमने लॉन्च करी है तो वी थॉट कि कैसे हम इसको हेल्दियर वे में कर सकते हैं। तो हमने पानी पूरी, आज आप कहीं पे भी देखोगे आपको अगर हरा कलर दिख रहा है तो वो पुदीना नहीं है, वो कलर है। हमें लगता है वाह ये तो बहुत अच्छा। लाल है तो आपको मीठ है, पर वो लाल और हरा एक्चुअली में इमली नहीं है। अगर आप इमली भी डालो, कुछ भी डालोगे, इतना लाल नहीं होगा। अगर आप पुदीना से पानी भर भी दोगे तब भी वो हरा नहीं होगा, बट वो कलर है, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि इट इज़ वेरी हार्मफुल। आप एक्चुअली रेडी वाले से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करें? नहीं, वो कलर ही यूज़ करते हैं, राइट। तो वो ऑप्शन हमने देखे। हमने कहा कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं। तो हमने पानी पूरी का फ्लेवर निकाले विदाउट कलर्स, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। एंड हमने ये सोचा कि अब पानी पूरी जो फ्राई होती है, आप इमेजिन नहीं करोगे, वो जितने भी रेडी वाले हैं, जितने भी लोग हैं, वो काला तेल फैक्ट्री से ख़रीद के लाते हैं, उसमें पानी पूरी फ्राई करते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ पूरा 10-15 दिन तक रहे। काला तेल जो ऑलरेडी यूज़ हो चुका होता है। अच्छा, पूरा जला हुआ तेल होता है, उस पर वो पानी पूरी फ्राई करते हैं ताकि वो 10-15 दिन तक उसमें स्मेल ना आए।
एंड वो उसकी शेल्फ लाइफ इतनी मेंटेन रहे। सो ये सब चीज़ें होती हैं। हमने सोचा कैसे हम उसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं। सो वहीं हमने ऑर्गेनिक पानी पूरी निकाली वीट के साथ, विदाउट एडिटिव्स, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। तो फिर आपका जो पानी है उसमें हरा रंग नहीं होगा? नहीं है, बट वो मीठा है। अच्छा। जो हमारा अगर मीठा पानी है तो उसमें नेचुरल इमली हमने डाली, गुड़ डाला, ये सब डाला, तो हमने वैसे बेड बनाया। एंड एज अ रिजल्ट जो हमने उसको लॉकडाउन में किया था लॉन्च, पीपल लाइक्ड इट। मतलब हमने सीधा पहले साल हमने कुछ 10-12 पीस सेल करे, वो सीधा वहाँ से हमने 50,000 से लेके 2 लाख की सेल टच कर ली कुछ ही महीनों में। तो वैसे करके जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, तो ये आप नौकरी के साथ साथ कर रहे थे नितिन? कुछ टाइम आपने ऐसे किया जैसे हमेशा लोग कहते हैं ना भाई थोड़ा सा सेफ्टी रखो? एक्चुअली जैसे हमने ये स्टार्ट किया, मेरे लिए कोई रिसोर्सेज थे नहीं। तो रिसोर्सेज वॉज माई सैलरी। तो ऑलरेडी आई रिज़ाइन ऐसे कि 3-4 महीने हैं। एंड इसका भी एक किस्सा है कैसे फुल टाइम मेरा स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे फंड्स थे नहीं। मैं बस वेट कर रहा था कि कैसे मैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपए मैं सेव कर लूँ, एंड उसके बाद मैं फुल टाइम अपनी कंपनी को दूंगा, ठीक है, अपने आप बिल्ड करने में। बट फंड्स थे नहीं अवेलेबल। धीरे धीरे रास्ते खुलते गए, रिस्क लेना स्टार्ट किया। जो चीज़ें मैं उठाता भी नहीं था, लोन कॉल में इग्नोर कर देता था, वो मैंने कॉल लेना स्टार्ट किया। उसी एक कॉल से मेरे बैंक में सीधा मेरी सैलरी के ऊपर मेरे को HDFC एंड 2 बैंक जहाँ से मुझे लोन मिल गया 1 करोड़ का। जैसे ही मेरे बैंक में वो फंड ट्रांसफ़र हुए, आई थिंक उससे नेक्स्ट डे मैंने अपनी कंपनी में रिज़ाइन डाल दिया। एंड सो एक्चुअली एक था कि मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क तो ये था कि मैं अपने पास्ट के साथ साथ मैं अपने नेक्स्ट 10 ईयर्स भी गिरवी रख रहा था। क्योंकि एक 15 साल का कैरियर ऐसा था कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अगर मैं अपनी जॉब से बात करूं तो मेरी पहली जॉब जो मुझे मिली थी वो मुझे मिली थी चेक डिलीवरी की, ठीक है, आफ्टर 12th। सो दूसरी जॉब जो मुझे मिली थी वो मुझे मिली थी टेबल क्लीनिंग एंड वॉशरूम क्लीनिंग इन मैकडोनल्ड्स। सो आई यूज्ड टू डिज़र्व दैट। तो 12th पास हुआ था, मुझे हिंदी इंग्लिश का एक लाइन बोलनी नहीं आती थी। तो मैं इंटरव्यू देने जाता तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता था। वो पूछते थे, मेरे को आता ही नहीं था कुछ। तो जो उनको उस समय लगा मेरे लिए क्या बेस्ट है, उन्होंने मुझे वो ऑफ़र किया एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट, ठीक है, कि चलो कुछ तो मिला, ठीक है। बट वहाँ से आई डिडंट स्टॉप। कितने पैसे मिले होंगे जब? सो आई थिंक चेक डिलीवरी का मुझे 2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। सदर बाज़ार में पर चेक का 5 रुपये 10 रुपये मुझे देते थे वो डिलीवरी का। सो जैसे ही मैंने मैकडी में स्टार्ट किया तो मुझे 20 रुपीज़ पर आवर मिलते थे मैकडी में, ठीक है। तो वैसा था। तो वहाँ से आप पहुँचे, महीने की कितनी सैलरी तक? 1 CR, हाँ 1 CR एनुअल हुआ? 1 CR एनुअली। सो वो एक कॉर्पोरेट लाइफ थी। तो ऐसा नहीं था कि मेरा B स्कूल की डिग्री थी जिसको मैं शो करके आया इससे कि मैं सबैटिकल लीव में जा रहा हूँ एंड मैं 1 साल बाद वापस आ जाऊँ तो मुझे सेम पैकेज मिल जाएगा। नहीं, वो लोग आपको कंपेयर करते हैं कि आपके पास MBA डिग्री नहीं है रेगुलर कॉलेज की, कौन आपको 1 करोड़ देगा। एक आपका कैरियर चल रहा है तो एक के ऊपर एक आपको ग्रोथ मिलती रहती है। तो मुझे ये था कि अगर मैं जब छोड़ूंगा तो मुझे सेम पैकेज तो मिलने नहीं वाला। आई अगेन लैंड एट 30-40 लाख या 20 लाख का भी मिलेगा तो मुझे लेना पड़ेगा अगर मैं फेल हुआ तो एक तो मेरा 15 साल का जो मैंने मेहनत की थी, 14 ईयर्स टू बी प्रिसाइज, तो वो एकदम बैक टू स्क्वायर। मुझे फिर से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा ये था कि जो मैं बैंक का लोन ले रहा था, पर्सनल लोन, तो मेरे को ये है कि मुझे पे तो करना ही है उसको वापस। तो उसकी मंथली किस्त जो बनती थी 1.7 लाख पे करने की, वो मैंने 7 साल का मैंने लिया था। तो मैंने कहा अगर कहीं हुआ ऊपर नीचे तो नेक्स्ट 10 ईयर्स तो मेरे इस लोन को रीपे करने में जाएंगे, क्योंकि मेरी सैलरी तो वहीं 2-2.5 लाख मिलेगी, उसमें से 1.7 मेरे इसमें जाएंगे, ये सब जाएंगे। तो 15 साल मेरा प्रीवियस एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स कि मैंने रिस्क में डाल दिए। एंड मुझे पता है कि मैं इस बार फेल हुआ तो आई थिंक मैं लाइफ में दूसरा रिस्क कभी ले ही ना पाऊँ। इतनी रिस्क, मतलब मैं सोच रही हूँ, आपकी शादी हो चुकी थी? यस। अब वहाँ आते हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो हमारी बात होगी वो रिश्तों की अहमियत पर होगी और कैसे एक दूसरे के लिए जब हम खड़े होते हैं तो एक दूसरे की ताकत बनते हैं। नितिन, पूरा बिजनेस का थॉट या एक कंफर्टेबल अच्छी सैलरी मिलने वाली जॉब छोड़ने की बात, ये सारे ख्याल इसलिए आए क्योंकि बहन परेशान थी अपने बच्चे के इलाज के लिए? मैं बोलूँगा लाइफ में ना देयर वाज सो, आई थिंक क्या होता है आपकी लाइफ में ना बहुत सारे डॉट्स होते हैं। आप प्रीवियस देखोगे बहुत कुछ होता है आपकी लाइफ में, और एक टाइम ऐसा आता है जब आप कहते हो कि इससे बुरा तो अब हो नहीं सकता। तो जैसे एक्चुअली जब मेरे फादर कैंसर से स्ट्रगल कर रहे थे। अच्छा, आपके फादर को भी कैंसर किया? तो उस समय क्या हुआ था, उन्होंने मेरे से ना लाइफ में कोई मांगा नहीं कुछ भी,
पर जब वो स्ट्रगल कर रहे थे ना कैंसर से, तो उनके माइंड में ही था कि मुझे गुरांश का इलाज करवाना है। गीतांजलि के बेटे गुरांश का। एंड ही वाज थैलेसीमिया मेजर। तो मैं कह सकता हूँ उनकी लास्ट विश थी कि हम गुरांश का इलाज करवाएंगे। तो जब वो गए तो मेरी सीजन लाइफ में आई वाज सेटल। मुझे लाइफ से ना एक टाइम था जब मैंने स्कूल पास करते हैं, आपके बड़े बड़े ड्रीम होते हैं, देन आपको एक रियलिटी चेक मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट पैकेज वो सब रियलिटी चेक था। उसके बाद ना बिगर ड्रीम्स देखना शायद मैं भूल गया था, ठीक है, या बिगर प्लान करना या नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन मैं क्या करूँगा वो प्लान करना, वो सब कुछ था नहीं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हो, ठीक है। एक चीज़ थी माइंड में कि जैसे मैं MBA रेगुलर MBA नहीं था, तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आप रिजेक्शन फेस करते हो, एग्जिस्टिंग कंपनी में आप रिजेक्शन फेस करते हो जस्ट बिकॉज आपके पास वो MBA डिग्री नहीं है। तो आई यूज्ड टू फील कि मैं तो नेशनल लेवल प्रोफाइल तक पहुँचूँगा जिसमें पूरा इंडिया हेड करूँगा, और मैं 50 लाख का पैकेज तो टच करूँगा बिना MBA डिग्री के। वो मैंने ज़िद ले ली थी। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे मैंने कैट की प्रिपरेशन करी, मैंने कैट क्रैक किया, GMAT की प्रिपरेशन करी, मैं इजीली ISB जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकता था, बट मेरी ज़िद बन गई थी मैं बिना MBA के हाई लेवल तक पहुँचूँगा। और ये ज़िद क्यों? जब वो रिजेक्शन फेस हुए तो एक होता ना कि ये रिजेक्शन मुझे अगर इस वजह से मिल रहे हैं तो मैं इन रिजेक्शंस को प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये गलत हैं। कि आप किसी को एक इसकी बैकग्राउंड के बेसिस पे आप उसकी आज की चीज़ को उसको जज कर रहे हो, वो आई थिंक कहीं ना कहीं गलत है। इंसान आज की डेट में जो है वो मैटर करता है, वो कल क्या था दैट्स अ पास्ट। बस वहीं मैं आगे बढ़ता रहा वो ज़िद के साथ। तो फादर के साथ ये था कि पापा को कभी प्रॉब्लम ना दूँ मैं। मेरे को बहुत बार फील होता था कि अगर मैं शायद उस समय पापा से कहता कि मुझे MBA करवा दो, वो लोन लेते हैं, ठीक है, एंड वो पैसा मुझे पे करते हैं, और मैं MBA करके मैं शायद जो मैंने जर्नी 10 साल में कवर करी मैं 5 साल में कवर कर लेता। एंड मेरे माइंड में बस वही था कि कैसे हम 1 साल निकला, थोड़े हम उनकी उस लॉस से रिकवर हुए, तो मेरे माइंड में बस वहीं चल रहा था कि कैसे एंड उस समय देखा कि जो जीन थेरेपी एक ऑप्शन था उस समय आया था। आई गोट टू नो जब मेरे फादर को मैं सेव नहीं कर पाया, तो इट वॉज लाइक अ लूजिंग काइंड ऑफ थिंग्स। आपकी लाइफ में ज़िंदगी में 4 लोग हैं और चारों स्ट्रगल कर रहे हैं और आप उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो वो एक फेज़ था। हम धीरे धीरे उससे रिकवर हुए, आगे बढ़े, लाइफ नॉर्मल होती गई। घर का उनके कैंसर के ट्रीटमेंट में जो खर्चे हुए थे फिर उसको हमने सेव करना, वापस कमा के हमने उसको थोड़ा इक्वलाइज़ किया। फिर आगे बढ़ते हुए मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ थी कि अब गुरांश का इलाज मैंने इससे सुना कि जीन थेरेपी है, 9 से 10 करोड़ लगते हैं, शायद हम कभी करवा ना पाएँ ये वो। बट मेरे माइंड में एक कैलकुलेशन में चल रही थी। गुरांश 4 साल का हो गया, मैंने कहा यार अभी 1 साल और हो जाएगा, वो 5 साल का हो जाएगा। एंड जीन थेरेपी जैसे मैंने इसे वहीं सुनता रहता था कि 10 साल से पहले मैं जीन थेरेपी करवानी होती है, तभी वो इफेक्टिव होती है, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मेरे को ये लग रहा था कि यार आइदर वो और कुछ भी नहीं। तो या तो हम वो अरेंज करूँगा या तो ये 1 करोड़ भी है, ये भी मेरे लिए 0 है। सो तो वहाँ से आई तो आइडिया करें क्या। सो जॉब से तो वो 1 करोड़ का अगर मैं ग्रो भी करूँगा, 1 करोड़ का भी 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा, तब भी वो पैसा अरेंज तो नहीं होने वाला। तो मुझे रिस्क लेना चाहिए एंड आई गिव माई 100% टू दैट रिस्क, ठीक है। तो वो मैंने कॉल लिया था एंड रिज़ाइन करने के बाद मैंने घर पे बताया कि मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ और मैं अपना कंपनी बिल्ड करूँगा। बिकॉज एक्चुअली क्या था, साइड बाई साइड में चीज़ें करता रहता था। मेरा ये था कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए विद द जॉब, ठीक है। तो मैं म्यूज़िक में था, मैं म्यूज़िक कंपोज करता था, राइट करता था, ठीक है। सॉन्ग मैंने बनाए थे, मैंने अनुपम खेर के शो में जो उनके ब्रदर चलाते थे उनको मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया था इन मुंबई। ये सब शौकिया चल रहा था, शौक है विद जॉब। तो मेरा था कि मैं अपने शौक के लिए मैं किसी से पैसा नहीं मांग सकता, तो मैं खुद कमा रहा हूँ, खुद अपने शौक पे चला रहा हूँ। मेरे बैंक में जब भी पैसे इकट्ठे होते थे 5 लाख से प्लस, तो मेरा एक शौक मैं अपना पूरा कर लेता था। क्या बात है, अरे वाह। एंड मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि जो ARR FM रेनबो होता है, विद इन आई थिंक 8 months मैंने म्यूज़िक सीखना, गाना, लिरिक्स करना सब स्टार्ट किया था। मैंने गाना बनाया खुद से एंड कुछ 3-4 कंपोजिशन में बनाई एंड ARR FM रेनबो में आई गॉट फीचर्ड इन देयर यूथ स्टार शो एंड आई वॉज पेड फॉर दैट।
वो मैंने चेक एंड कैश कभी नहीं करवाया, वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। कितने का चेक है? आई थिंक 2000 का चेक था एक। बट ये हुआ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो शो हुआ, मेरे गाने लोगों ने सुने हैं, कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया। मतलब अगर बिजनेस नहीं करते तो आप ये काम भी कर सकते थे, हाँ? संगीत के जगत में भी जा सकते थे। तो मेरे को ना बहुत चीज़ें थी माइंड में करनी थी, बट ये था कि किसी से लेकर अपने शौक पूरे नहीं करने, आप खुद कमाओ, खुद शौक पूरे करो। एंड शौक भी ऐसे नहीं थे कि आप टाइम पास के लिए करो, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मैं उस पर देता था 100% कि हाँ भाई अगर कर रहा हूँ तो पैसा वेस्ट नहीं करना। राइफल शूटिंग भी किया आपने? यस। सो वो राइफल शूटिंग का तो ये था कि व्हेन माय फादर डाइड ना, तो ही डाइड लाइक, आई बिलीव पर्सनली कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की थी, मतलब हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या करते थे वो? ही वॉज अ मैकेनिक, तो वो बसेस ही करते थे, जैसे डीटीसी में थे वो, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। सो मैंने देखा है उनको, ठीक है। मुझे बचपन अगर मैं देखूँ, मुझे मेरा बचपन याद नहीं होगा, बट मैंने अपने पेरेंट्स का हार्डवर्क देखा है कि बसों के अंदर जाके पूरा उनके शरीर पे कालक लगी हुई है, ग्रीस लगी हुई है, एंड वो इंजन सही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें ना थोड़ा ना आपके अंदर तक हो जाते हैं कि यार उस बंदे ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी 30 साल, एंड जब मैं थोड़ा अच्छा स्टेबल हो गया, उनको एंजॉय करने का टाइम था, वो चले गए। आई फेल्ट लाइक क्या मुझे उनको कुछ डेडिकेट करना है, कुछ तो उनको ऐसे देना है जो इम्पॉसिबल लगे। तो उसी समय एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, मतलब आई वाज नॉट ओवरकमिंग फ्रॉम दैट लॉस। एक्चुअली तीनों चीज़ें एक साथ थी। इन 2016 3rd फरवरी माई चाइल्ड बॉर्न, एंड 3 फरवरी को उसका जन्म हुआ, एंड ऑलमोस्ट अगस्त में उसका मई जून से तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। जुलाई अगस्त में हमें पता चला कि वो थैलेसीमिया मेजर है। उस एक साल में इतनी चीज़ें हुई, इतनी चीज़ें, मतलब आई थिंक वो मैं बोलूँगा इतना प्रेशराइज था कि भगवान ना आपको पूरा झंझोड़ रहा है, झकझोर रहा है, टेस्ट ले रहा है, And आगे के उसके जीवन के लिए साथ तैयार कर रहा है। उसके बाद एक तो मेरा नेफ्यू का थैलेसीमिया मेजर डिटेक्ट हुआ, फादर को कैंसर ट्रीटमेंट डिटेक्ट हुआ, उसमें मेरी शादी भी होगी। तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन, मतलब मैं फील नहीं कर सकता कि वो मेरी शादी हो भी गई, बिकॉज वो मोमेंट में एंजॉय नहीं कर पाया। सो इतनी सारी फेलियर्स जब लाइफ में आती है ना, आपने सुसाइड की कोशिश की थी? यस, एंड आई वाज लाइक, मतलब कुछ, मतलब मेरे को ना अपने एग्जिस्टिंग पे इशू हो गया था कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ 1% भी, मतलब इतना वो मतलब उस लेवल तक चली गई थी जहाँ पे इसने पर्सनली कमिट किया, सुसाइड ट्राई किया इसने, एंड बाय गॉड ग्रेस मतलब बच गई। और ये डिप्रेशन में भी चली गई? डिप्रेशन में चली गई थी, इनकी जॉब इनसे छूट गई। मुझे भी उस समय वो रियलाइज़ नहीं होता कि किस ट्रॉमा से ये निकल रही हैं या किस ट्रॉमा में ये है ऑलरेडी। वो साल बहुत ही ख़राब था, मतलब मैं बोलूँगा ख़राब ना समझो, बट एक रियलिटी भगवान तो हमें बचपन से ही दिखा रहा था। हमारा ऐसा नहीं था कि घर बहुत ही अच्छा था, संघर्ष हमें स्टार्टिंग से दिख रहा था। जब हम पैदा हुए तो हमें दिखता था कि हमारा जहाँ पे हम रहते थे, एक होता है अगर 100 झोपड़ियाँ आप एक झोपड़ी में रहते हो, आप सुकून में रहते हो। एक होता है 100 अच्छे घर हैं, एक आपका घर है जो टूटा फूटा है, प्लस्तर नहीं हुआ पड़ा, इंदिरा विहार मुखर्जी नगर के पास है। तो क्या था, मतलब नीचे फैमिली थी, ऊपर मम्मी ने मेहनत करके एक घर बनाया, पर पैसे नहीं थे शायद, उसमें हमने प्लस्तर नहीं करवाया। तो वो ईंटों में वो था, मतलब ईंटें थी, ईंटों के अंदर जैसे होता है ना आपका एक जब बनता है तो उसको प्लस्तर होता है, वो ईंटों में हम रहते थे। एंड मेरे आसपास के सारे घर बने हुए थे। सो जो मेरे स्कूल के दोस्त थे ये सब थे, सबके अच्छे अच्छे घर जाते थे। तो हमारा घर रहता था, तो हम मतलब वो हमने देखा है स्टार्टिंग से ही। जब हम पैदा होते थे तो हमें ये था कि एक रूम था, उसमें बारिश होती थी तो हमें याद बाल्टियाँ लगा रहे हैं हम कि वहाँ से बूंद गिर रही है, वहाँ से बूंद गिर रही है, वहाँ से बूंद गिर रही है, वहीं पे हम रहते थे। सो संघर्षपूर्ण जीवन रहा है स्टार्टिंग से लेके। पैदा हुए तो हमने ये देखा, फिर धीरे धीरे मम्मी को देखा, धीरे धीरे और बड़े हुए तो हमें घर दिखा कि यार बाकियों के अच्छे घर हमारा नहीं है। तो किसी को शायद मैं अपने घर कभी बुलाया हो, मैंने किसी को, अपने दोस्तों को हम बुलाते नहीं थे। अब अगर पिता डीटीसी में मैकेनिक हैं और माँ पेटीकोट सिल के 1-1 रुपए में कर रही, तो समझा जा सकता है कि कितना संघर्ष रहा होगा बचपन में। हाँ, अब वो साल ऐसा था कि हमने सोचा ठीक है, मतलब बट उस साल ये देखा भगवान कहता नहीं और भी बहुत कुछ है आपके लिए। में तो सब एक साथ हो गया आपके लिए, तो और भी बहुत कुछ रखा है हमारी पोर्टली में। तो वो दिन सब कुछ आपको कब और कैसे पता चला इन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है, और क्या वो एक टर्निंग पॉइंट था आप दोनों की लाइफ का? एक्चुअली क्या हुआ था, आई थिंक जब मेरे फादर, व्हेन वी लॉस्ट आवर फादर, तो मैं भी डिप्रेशन से गुजर रहा था, ये भी डिप्रेशन से। तो आई थिंक उसमें ऐसा एक टाइम आया जब देखा कि यार शी हैज़ ट्राइड टू किल हर सेल्फ, एंड आई यूज टू फील कि यार
मतलब इतना बड़ा लूज़र तो यार मैं नहीं हो सकता लाइफ में, कुछ ना कुछ तो। बट हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो ये नहीं कि चीज़ें ख़राब हैं, विल फाइट, मतलब हमने फिर आगे चीज़ें बढ़ी, ये हुआ। बट वहीं था कि पर्सनली बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आपको मानो तो एक तो मतलब वाकई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ से कोई आपका गला दबा रहा है। तो एकदम से वहीं था कि यार मतलब आपके लिए सब कुछ, अगर आपकी फैमिली है और वो फैमिली को ही आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो, उस फैमिली को आप सेव नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। एंड माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैं उस समय आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स आपके उसी टाइम पे हुए थे। कॉमनवेल्थ मैंने एक शूटर को देखा, वो वाज 55 ईयर्स ओल्ड एंड उसने सिल्वर मेडल जीता राइफल शूटिंग में। वहीं आपको ना लाइफ में बहुत डॉट्स होते हैं जो आपको आई थिंक आगे जाके पता चलते हैं। जब मैं स्कूल में था ना, मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो वहीं पे एक खेल होता था, शूटिंग होती थी, क्रिकेट होता था, मेरा बड़ा मन था। फिर जैसे ही पता चला कि इसकी फ़ीस इतनी है कि आपको फ़ीस देनी है, क्रिकेट खेलने तो आपको किट चाहिए, आपको शूटिंग करने तो आपको 2,000 रुपये वो देने हैं, ये देने हैं, तो मैंने कहा पापा से तो नहीं मांग सकता, तो मैंने वो किया ही नहीं। एंड जैसे ही हो गए तो कहीं से वो सामने आया, तो मैंने कहा मैं ये करता हूँ एंड आई विल डेडिकेट दिस स्पोर्ट टू माई फादर। मैंने शूटिंग की, आई थिंक 2018 में मैंने स्टार्ट करी। दिल्ली स्टेट थे 3 महीने बाद मैंने अप्लाई किया। उस समय किसी और की राइफल ली थी मैंने, जॉब में जाता था, जॉब से आके शाम को मैं शूटिंग करता था, कई बार सुबह सुबह। मेरे साथ जब मैंने गया प्रैक्टिस करने स्टार्ट करी, तो मेरे साथ 14 साल के बच्चे मुझे सिखा रहे हैं, सर राइफल आप ऐसे होल्ड करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा ठीक है, मतलब और वो पूरा दिन वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए शाम तक। मैंने कहा कैसे आगे बढ़ूँगा, बट विद इन 3 मंथ्स आई वॉन अ सिल्वर मेडल इन दिल्ली स्टेट। एंड उसके बाद आई विद इन 2 ईयर बिकेम अ नेशनल लेवल नोज शूटर। नेशनल शूटर लाइक कि अगर आप वो लेवल तक पहुंच गए हो तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब कंफर्म्ड है। तो मैं उस लेवल तक पहुंच गया था, बट मेरा था कि मुझे ओलंपिक मेडल तक पहुंचना है। तो मेरे लिए वो ना चीज़ें, इनिशियल टास्क ना मैं करता रहा ईजिली अचीव हो गए। तो वो एक बिगेस्ट डाइवर्शन था फ्रॉम जो जितना दुख घर में हुआ है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। देन सडनली लॉकडाउन केम उसके बाद, ठीक है। एंड मेरे माइंड में बस एक ही थॉट था कि यार अभी गुनाह 4 साल का हो गया, तो वहीं घूम रहा था कि यार ये फादर ने लास्ट चीज़ बोली है वो कैसे करें, कैसे? बस वहीं आज चल रहा था। देन ऑल द डॉट्स कनेक्टेड एंड लॉकडाउन आया एंड उसी टाइम पे आई गॉट अ न्यूज़ दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ फादर, ठीक है। सो वो डिसीजन मैंने तब लिया जब मैंने कहा ठीक है, इंडिपेंडेंट ये सब लेफ्ट, इसको साइड में रखते हैं एंड मुझे अब कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, सो दैट मैं बड़ा होके जब मेरा बेटा 10 साल या 15 साल का होगा, उसको मैं खुशी से कुछ तो कर सकूं कि बेटा जो तेरा मन है तो वो कर, और मैं दिल से कह सकूं, ठीक है। वो था, गुरांश था। एंड आई थिंक इतने सारे रीज़न, जब अब भगवान को भी ना इतना कुछ लगा कि पुश करो इसको कि एटलीस्ट कुछ तो करे अपने लिए। एंड ऐसा नहीं है कि जर्नी बहुत ईजी थी, मैं उसी जर्नी पे आने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं अपने सब व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ कि देखिए इतना संघर्षपूर्ण बचपन 2 बच्चों का बीतता है, घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं होते, कैसे कैसे करके किसी तरह पढ़ाई करते हैं। नितिन ने बहुत सारी पढ़ाई आई थिंक प्राइवेट उससे भी की है, विद जॉब करते रहे, कहीं कुछ मैकडॉनल्ड्स में काम किया, वॉशरूम साफ़ किए, टेबलें साफ़ की, सब कुछ किया। जब एक अच्छी नौकरी लगती है तो उसके बाद अचानक अपने पिता को खो देते हैं। जब ऐसा लगा होगा कि शायद थोड़ा खुशियों का समय आया है, पता चलता है कि बहन के जो बेटा हुआ है वो थैलेसीमिया मेजर है। अब एक जिम्मेदारी है कि पिता की आखिरी इच्छा पूरी करनी है कि बहन के बेटे का इलाज कराना है। इस बीच अपनी शादी होती है, अपना एक बेटा है आपका। तो इतनी सारी चीज़ों के बीच, उस बीच म्यूज़िक भी किया, उस बीच राइफल शूटिंग भी की, फिर राइफल छूट गया, फिर से छूट गया, क्योंकि कंपनी स्टार्ट करी तो एक जगह पे आपको छोड़ना था। अब हम वापस वहाँ आते हैं जहाँ से हमने पूरी बातचीत शुरू की थी, लेट्स ट्राई पर। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि अरे वाह, 2021 में कंपनी शुरू की और 2025 में हम कह रहे हैं कि 500 करोड़ का आपका वैल्यूएशन ये है। लेकिन ये जो 4 साल 5 साल का जो सफ़र रहा होगा तो बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। शुरुआत कैसे हुई? खूब धोखे खाए, झटके खाए, स्लीपलेस नाइट्स, अब उसके बारे में बताइए। सो एक्चुअली मैं बोलूँगा जो मैंने 15 साल काम किया ना, उस 15 साल में मैंने जो मेहनत करी, आई थिंक उतनी कंबाइंड मैंने पहले साल में कर ली। इट वॉज सो, आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे हार्ड डिसीजन था एंड सबसे हार्ड जर्नी थी वो 1 साल।
मुझे लगा 1 करोड़ जो मैंने लोन लिया वो सफिशिएंट होगा कुछ चीज़ तक पढ़ने, लेकिन वो 6 महीने में ऐसा हुआ कि पूरा शून्य पैसा लग गया बिजनेस में, ये था वो था। एक टाइम था मेरे पास पैसे एकदम ख़त्म हो गए थे एंड मैं बस ये सोच रहा था कि मैं लोगों की नेक्स्ट मंथ की सैलरी कैसे पे करूं। तो मैंने अपना पीएफ निकाल लिया, सब निकाल लिया जो सेव था। तो एक टाइम ऐसा था कि एक टाइम पे मैं देखा था कि चलो इनको नेक्स्ट मंथ की सैलरी पे करके बंद कर तो उसी समय मैं बैठा हुआ था घर पे, आई वाज जस्ट कैलकुलेटिंग थिंग्स। तो मेरा बस एक ही था कि मैं इनकी सैलरी कैसे पे करूं। तो उसी समय मेरी सिस्टर आई, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया था। इसने मेरे बैंक में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। You don't share things. एंड मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार तू ग्रांच के लिए सेव कर, हमें उसका इलाज करवाना है। He don't share. He don't share his struggles. ये ब्लीड भी कर रहा होगा ना तो बोलेगा नहीं। पता नहीं, मुझे इसका बर्थडे था उस टाइम पर एंड मुझे लगा कि आई शुड गिव हिम सम गिफ्ट बिकॉज मेरी लाइफ के सबसे अच्छे गिफ्ट मुझे मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई से ही मिले हैं। तो तब मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए थे उस टाइम पे जो मैंने सेव करे थे। बोलता नहीं, कभी मांगता भी नहीं कुछ। तो उस मेरे को समय था कि मुझे कुछ करना है कुछ। मैंने उस समय मैंने इससे या किसी से या अपनी वाइफ से किसी से कुछ शेयर नहीं किया कि मैं इतना प्रॉब्लम में हूँ। आई नो मेरे पास सैलरी देने के लिए पैसे हैं या नहीं है। जैसे मैं बैंक में पैसे आए, मैं फर्जेस के पास गया, मैं कहा तूने पैसे को ट्रांसफ़र करे करी। इसने फिर ये बोला ये मैंने गुरांश के लिए करे, टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माई साइड इन योर कंपनी, कि मैं कंपनी में एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रही हूँ। ये लेता नहीं है ना कभी। एंड इसने बोला आई नो मुझे इस कंपनी से हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा इस 2 लाख के ऊपर। एंड मैं मन में सोच रहा हूँ यार ये तो कल सैलरी देने के पैसे पैसे नहीं नहीं है, है। कहाँ से रिटर्न। तो मैंने अपने उस समय फिर ये हुआ कि देन आई फेल्ट कि नहीं यार आई हैव टू गिव। मैंने शायद अभी तक सब कुछ नहीं दिया, मुझे और कुछ और एक्स्ट्रा करना है इस कंपनी को बिल्ड करने के लिए। उस समय मैं एक चीज़ कर रहा था, आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट मंथ सैलरी, और मैं ये भी कैलकुलेट कर रहा, मैंने उसी समय नौकरी का प्रीमियम अकाउंट लिया कि मैं फिर से जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँ, कि लोन तो पे करना है, ये सब पे करना है। तो दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी। तो आई ऑलमोस्ट लॉस्ट होप कि शायद मेरे पास इतना फंड्स नहीं है। मैंने जो भी कैलकुलेट किया सब गलत हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने कभी पापा से अपने पैसे नहीं लिए थे। पापा की जब डेथ हुई तो उनकी ग्रेजुएटी के 15 लाख रुपए आए थे मम्मी के पास। मैंने फादर के अकाउंट से ग्रेजुएटी फंड से मैंने 5 लाख लिए। एंड जब मैंने उनके अकाउंट से पैसे वो लिए ना ग्रेजुएटी वाले उनके, तो मुझे ये लगा मैं अपने 15 साल को रो रहा हूँ, मैंने अपने फादर के 10 साल की मेहनत अब इस कंपनी में लगाई है। अब मैं इस कंपनी को फेल नहीं होने दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आई थिंक देयर वाज सो मेनी पीपल जो वर्क कर रहे थे। मैंने आधी पूरी टीम मैंने सेल्स की निकाल दी। मैंने कहा मैं खुद सेल करूँगा। खुद की गाड़ी में मैंने लोड करके चीज़ें ड्राइव करी, धीरे धीरे चीज़ें धीरे धीरे मेहनत करी। फिर अपना 100% दिया, 100 का फिर अपना 200% दिया। उसके बाद देखा तो चीज़ें वर्कआउट करने लग गई। शार्क टैंक में मेरे को होप नहीं था, पर मैंने कहा वही जैसे कैसा रहा शार्क टैंक का एक्सपीरियंस। आई थिंक मेरे लिए वो अनइमेजिनेबल सिचुएशन थी। राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, राउंड 3 हुआ, राउंड 4 मुंबई में था। तो मेरी फैमिली पूरी वहाँ गई एंड आई वाज स्टिल लाइक यार शायद फंडिंग ना मिले बट स्टिल ट्राई करते हैं। आई थिंक 2 लोगों से फंडिंग मिली आपको। अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, सो दे वर लाइक दे इन्वेस्टेड इन माई कंपनी एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया। एंड आई थिंक वहाँ से चीज़ें ऐसी चेंज हुई कि जब हम शार्क टैंक पे पहुँचे तो ऑलरेडी हमारा बिजनेस 15 लाख का रेवेन्यू कर रहा था। महीने का 15 लाख रेवेन्यू था Yes, तो उस समय। yes, yes. और तब तक सी नमकीन सेल करके। नमकीन। शार्क टैंक वाला राउंड के बाद फिर हमने फैक्ट्री थोड़ी सी एक्सपेंड करी, अच्छे स्पेस में गए, बड़े स्पेस में गए, जहाँ पे बिजनेस टोटली टर्न अराउंड हो गया। 15 लाख से
मुझे आज भी, आप अगर शार्क टैंक का देखोगे तो अमन गुप्ता की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में लेस्ट्रा है। सो हाईएस्ट रिटर्न अगर उनको मिल रहा है इस समय एज पर द कंपनी परफॉर्मेंस, वो उनकी लेस्ट्रा से है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये सोच के नहीं कि मुझे इससे कुछ रिटर्न मिलेगा, ये सोच के कि आई एम सपोर्टिंग द फैमिली। उन्होंने बोला भी था। बट नाउ आपने उनके इंटरव्यू सुनोगे, उनको हमारी कंपनी से हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है। सो उन्होंने मल्टीपल टाइम, आई थिंक बहुत सारे शोज़ में बहुत सारे टाइम उन्होंने बोला भी है कि लेस्ट्रा उनके लिए सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग ब्रांड है, जो उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। तो आपकी असली ग्रोथ मुझे लगता है क्या 2023-24 ये हमारी एक्चुअली मैं आपको बोलूँगा, जब हमने स्टार्ट किया था पहले साल में हमने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया था। दैट वॉज इन 2021-22। उसके बीच में 6 महीने बाद जो मेरे पैसे ख़त्म हो गए, फिर मैंने फादर का जब उठाया, देन आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, कि जहाँ से पैसा नहीं मिल रहा हमने वहाँ छोड़ दिया। तो पहले साल में 1 करोड़ हमने किया। वो साल ऐसा था जहाँ पे पूरा फंडिंग मेरा लगा था घर का, तो हमने प्रॉफिटेबल 5 लाख का प्रॉफिट 2 लाख का प्रॉफिट हमने बनाया उस दिन उस साल। नेक्स्ट ईयर से हमारे पास शार्क टैंक की फंडिंग आई, उसके साथ वी कैट्स ने हमें इन्वेस्ट किया, वेंचर कैटलिस्ट, ठीक है। तो वी रेज अराउंड 1.2 करोड़ हमने वहाँ से मिले। सेकेंड ईयर हमने वो 1 करोड़ का रेवेन्यू 5 करोड़ टच किया। थर्ड ईयर वो 5 करोड़ का रेवेन्यू 22 करोड़ हुआ। फोर्थ ईयर ये साल जो है हम टोटल 80 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, जब हम ऑलरेडी 120 करोड़ के मंथली रेवेन्यू में पहुंच चुके हैं। जैसे स्टार्टिंग हमने साल की स्टार्टिंग 3-4 करोड़ मंथली रेवेन्यू से करी, आज वो हम 8 करोड़ कर रहे हैं, मार्च तक हम वो 12 करोड़ करने लग जाएंगे। तो वैसा करके एंड आपको मैं जानूँ बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं हमारे स्पेस में, बहुत सारी कंपनीज है जो आई हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स। हाँ, आजकल हेल्दी ईटिंग और सबका मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। एंड मतलब इतनी सारी कंपनीज हैं। मेरा जो पहला इन्वेस्टर था जिन्होंने अमन गुप्ता के साथ इन्वेस्ट किया, उन्होंने हमें 1 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। एंड दे वर लाइक कि तुम 1 करोड़ से क्या ही कर लोगे। उन्होंने हमारे साथ मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जो 1 मिलियन, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ डालते हैं। वो कंपनियां भी स्ट्रगल करते हैं, दे हैव सीन। उन्होंने कहा यार हम 1 करोड़ डाल रहे हैं, आप क्या कर लोगे, आप थोड़ा पैसा रेस करो। और मेरा ये था कि कंपनी को ना हम जितना एफर्ट से बिल्ड करें वो बेटर है रादर देन मनी। तो मेरा स्टार्टिंग से ये रहा था कि पैसों की बजाय मैं एफर्ट से बिल्ड करता हूँ, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत फंड्स की ज़रूरत होती है कि बेसिक आप इंफ्रा खड़ा कर सको। उसके लिए मैंने जो हमें चाहिए था मैंने वो रेस किया। सबसे बड़ी गलती मेरी वो भी थी उस समय कि मैंने पैसा बहुत कम रेस करा जितना बिजनेस को रिक्वायर था उससे। उसमें बहुत स्ट्रगल किया मैंने कि अब फंडिंग रेस कर ली, उसमें से 1 करोड़ 20 लाख रेस करे, 40 लाख तो मशीनरी पे लग गए, इंफ्रा पे लग गए। अब बैंक में बचा हुआ 50 लाख एंड आप जो ट्राई करना चाहते हो आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो आपको फिर से स्क्वीज़ करना पड़ता है कि आप कहाँ पे फोकस करो। 10 चीज़ें मैं कर रहा था, 10 चीज़ें मैंने 9 चीज़ें हटा दी, फिर एक ही चीज़ पे फोकस किया, एक प्लेटफॉर्म पे फोकस किया उसको बिल्ड करने के लिए, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। इन्वेस्टर के बाद मैं जान सकता कि यार सर आप पहले 2 करोड़ देते, मैंने 1 करोड़ लिया, लेकिन 1 करोड़ मुझे और चाहिए। बोलेंगे भाई अब क्यों चाहिए, पहले तो हमने मना कर दिया। चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ शायद अच्छा नहीं हो रहा होगा, एज पर प्लान नहीं हो रहा होगा आपके, तो वो क्वेश्चन रेज करता है। तो आई हैड टू बिल्ड थिंग्स फ्रॉम वट एवर आई रेस्ड एंड उसमें मेरी कैलकुलेशन बहुत गलत हुई। तो इनिशियली 2 इयर्स मेरी कैलकुलेशन इतनी गलत हुई, बट इंटेंशन मेरा क्लियर था कि मैं कंपनी बिल्ड करना चाहता हूँ अपने एफर्ट से। अगर मेरे पास समय पैसा होता तो शायद मैं पैसा बर्न कर देता या पैसा वो लगा देता बिजनेस में करने के लिए। पैसा नहीं था तो मैंने 10 चीज़ें ऐसी करी जो बिना पैसों के हो सकती थी। वहाँ गए, लोगों को रिक्वेस्ट करी, उनके पीछे 20 बार पड़े। एक चेन ने मुझे 6 महीने तक मना करता रहा कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। मैं 7वें महीने भी गया उसके पास कि बस प्लीज़ ट्राई तो कर लो। रिलायंस जैसी चेन है जहाँ पे मैं 8 महीने रुका। पहले टाइम उन्होंने बोला हम सपोर्ट करेंगे, 8 महीने बाद फाइनली प्रोडक्ट लॉन्च हुआ रिलायंस पे नेशनली। आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ मैं एक्चुअली। नितिन, हाय नितिन, क्या बताऊँ उसके बारे में? मैं पेप्सी के बॉस नितिन को जानता हूँ लगभग 12 साल से लगभग। मुझे याद है अभी भी कि जब हम एक बड़ी सी MNC में काम करते थे तो नितिन ने हमारी टीम को ज्वाइन किया था। एंड उस टाइम पे मैंने कई डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पीपल को देखा था और ये सेल्स के एक प्रोफाइल में आया था। जो इसकी एक चीज़ खासियत थी कि ही ऑलवेज हैड अ स्माइलिंग फेस एंड देयर वाज समथिंग अबाउट द वे ही लुक्ड एट थिंग्स। उसकी आंखों में जो एक चमक होती थी, दिस वाज समथिंग दैट आई डिड नॉट सी इन मेनी पीपल। जो एक चीज़ मुझे नितिन से हमेशा मैंने सीखा है या देखा है
वो ये है कि एग्रेशन इज नॉट इन द वॉइस और द साउंड दैट यू मेक. एग्रेशन इज इन द वे यू लुक एट थिंग्स एंड execute things. And that way he's one of the most aggressive person that I've seen, though I've never ever seen him raise his voice to anyone. He's a silent killer. मुस्कुरा के काम करवा लेता अपना. He's another thing about him जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जो भी वो करता है ना, he takes it to the best possible position and he executes it really well. And as Nitin always says, क्या होगा? Let's try. So Nitin, let's try, and all the very best to you, man. We'll stay in touch. So he's also an investor. So he's one of the investor in first round where Aman Gupta also invested. अच्छा. He also invested. ओह, चलिए मैं आपको एक और मैसेज सुनवाऊँ. जय माता दी. मैं नीलम कालरा. मैं बड़े गर्व से कहना चाहूँगी कि मैं नितिन और गीतांजलि की मदर हूँ. ऐसा समय होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे हमारे नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन जब बच्चों के नाम से माँ बाप जाने जाएं तो वो इतना गर्व होता है, वो उस खुशी का ठिकाना नहीं होता कि बच्चों के नाम से मैं जानी जा रही हूँ कि ये नीलम कालरा की बच्चे हैं. इनके पापा ने इनका नाम रखा था हीरा मोती. इन दोनों बच्चों ने वो सच कर दिखाया है कि ये सही में ही मेरे लिए डायमंड है. मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि जो मेरे बच्चों ने काम किया है, इनका दिल इतना साफ है कि कोई कुछ भी कर जाता है इनके लिए, लेकिन ये उसके लिए भी सहानुभूति ख़त्म नहीं करते. कोई कितना भी इनका नुकसान कर जाए, कितना भी इनको दर्द दे जाए, ये ऐसे बच्चे हैं कि उनको दर्द में भी वो उनका साथ छोड़ना नहीं चाहते. ये मुझे अपने बच्चों पे इतना गर्व है कि शायद ही मैं ये बयां कर सकूं. जो मेरे को बच्चों ने दिया है, जो बच्चों की आत्माएं हैं, जो इतनी साफ स्वच्छ हैं और इतनी मेहनती हैं ये दोनों बच्चे मेरे बहुत मेहनती हैं. इन्होंने वो कर दिखाया है कि मैं अपनी खुशी बता भी नहीं सकती. जो सीट इसने मुझे दी है, ये मैंने अपनी मेहनत की थी, लेकिन मैंने वो सीट नहीं पाई थी जो मुझे नितिन कालरा ने दी है. इस पे मुझे जितना गर्व कहूँ उतना कम है. ये मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं. ये मेरे हीरा मोती हैं और ये हमेशा चमकते रहेंगे. ये मेहनत करते रहेंगे. ये अच्छे काम करते रहेंगे. जय माता दी. हीरा मोती. पापा बुलाते थे. पापा कहते थे ये मेरे हीरा मोती है. नितिन, अब लगता है द बैड फेज इज ओवर. अब नहीं, दुख भरे दिन बीते रहे भैया. नहीं, ऐसा तो लगता नहीं है. बट शायद अब ये लगता है कि आई थिंक ये जर्नी है, चलती रहेगी. सो लाइफ का वही है कि अच्छा मोड़, ख़राब मोड़ आते रहेंगे. बट ये है कि अब ये चीज़ें थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई कि आपको बस अपना कर्म करते रहो, फल तो मिलता रहेगा. एंड आई थिंक आज जो अच्छा है, मुझे यही लगता है कि आज हमें और मेहनत करनी चाहिए ताकि कल का जो इन केस कुछ ख़राब होने भी वाला है उतना ख़राब ना हो. ठीक है. तो हाँ, आज की डेट में अगर मैं ये बोलूँ कि कुछ रिसोर्सेज या कुछ कमियाँ जो पहले थी आज नहीं है. आज की डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो लेस टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो आज की डेट में अगर कंपनी 400 करोड़ की हो गई है, उसमें से जो हमने इनिशियली एफर्ट डाल के कंपनी बिल्ड करी थी, आज रिजल्ट ये है कि फाउंडर्स ओन 70% ऑफ द कंपनी. फाउंडर्स का 70% का स्टेक है इस कंपनी में. ठीक है. जहाँ पे हमने 500,000 ओनली 4-5 करोड़ यूज़ करके हमने आज 350 करोड़ की वैल्यूएशन अचीव करी है. 120 करोड़ का हमने रिवेन्यू कर रही है. और अगर आज मैं अपने सेम स्टार्टअप को बाकी स्टार्टअप से देखूँ जो स्नैक्स में है, तो देयर आर मैनी स्टार्टअप जिन्होंने 10-10, 20-20 करोड़, 80-90 करोड़ बर्न कर दिए हैं. स्टिल वो आज उस लेवल पे नहीं पहुँचे जहाँ पे लेस्ट्रा है. हम आज की डेट में भी है जस्ट हम खाली 3 साल पुराने ब्रांड हैं. कुछ प्लेटफॉर्म पे हम 30-30 साल पुराने ब्रांड से आगे हैं. 40-40 साल ब्रांड जो आपने सुने होंगे, नामी नाम, हम उनसे आगे हैं. 2-3 गुना सेल कर रहे हैं. आगे तो छोड़ो, हम उसे 2-3 गुना सेल कर रहे हैं. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज़, कोई भी बिजनेस बिना झटके या बिना धोखे खाए या गलतियां किए तो नहीं बनता. आज अगर मैं नितिन से पूछूं
कि 3 लेसन्स जो सीखे आपने, क्योंकि ये मैं दूसरों के उससे पूछ रही हूँ आपसे, जो एंटरप्रेन्योर्स जो आपको देख रहे होंगे, 3 सबसे बड़े लेसन्स जो आपने इस 4-5 साल में सीखे कि ये सबक मिल गया, ये गलती ना होती तो अच्छा होता, इस तरह से, और 3 टिप्स एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के लिए। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ना ज्ञान में बिलीव नहीं करता हूँ कि नहीं, ये ज्ञान नहीं है, देखिए ज्ञान ये आपका अपना अनुभव है। मैं बस यही बोलूँगा कि लेसन्स का तो मैं बोलूँगा कि ऐसे एक होता है, आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैंने अपने एक क्लोज नोन को भी बिज़नेस में शामिल किया था, ये सोच के कि बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे, बट ये हुआ कि यार वो अपना ही करने लग गए। सो वो सबसे बड़ा लेसन था कि आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर बिज़नेस आप चला रहे हो तो आपका बिज़नेस मेंटालिटी होना चाहिए, आपको प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए एंड प्रोफेशनली लोगों से चीज़ें करवानी चाहिए, बिकॉज दैट्स अ बिजनेस। पर्सनल लाइफ इज़ सेपरेट, बिजनेस इज़ सेपरेट। दूसरा ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना चाहिए। मेरी कैलकुलेशन हमेशा से ही प्रोजेक्शंस में या बिज़नेस जो आप प्लान कर रहे हो हमेशा ही कंजर्वेटिव रही है। तो वो थोड़ा जैसे बिज़नेस माइंडसेट आता है तो धीरे धीरे लोग बढ़ जाते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा सीख थी कि मैंने पहले 2 साल थोड़ा कैलकुलेशन कम रहा था। मेरी लर्निंग ये रही है कि या आपको ना एक्सपेक्टेशन ही रखनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इन लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है तभी आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा, तो मैं कहूँगा आप प्लीज़ थोड़ा होल्ड करो, ठीक है। हो सकता है आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने सब कुछ खो दिया और आप अब उसके पास गए हो, किसी के पास गए हो वो एक्सपेक्टेशन को फाइनली लेने के लिए कि चलो अब करो, वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिल जाए। हो सकता है वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल जाए और आप सोचो कि आप कहाँ पर हो। क्योंकि इस कंपनी को बिल्ड करने पे मैं आपको बोलूँगा जितने भी मेरे नोन थे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जितने भी अननोन थे सब ने सपोर्ट किया। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। कई बार हम बहुत सारे लोगों के भरोसे बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, सिर्फ अपने ऊपर, तभी उसमें आगे बढ़ो। लेकिन आप कुछ भी सोच रहे हो कि उसने ऐसा किया और वो वहाँ तक पहुँच गया, उसने ऐसा किया और वो वहाँ तक पहुँच गया, आप भी ऐसा करोगे तो आप शायद वहाँ तक पहुँच जाओगे। ये सबसे बड़ा मैं बोलूँगा एक सबसे गलत डिसीज़न होगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अगर बिलीव करते हो ये है और आप उसके लिए अपना सब कुछ दे सकते हो तो आप आगे बढ़ना। अगर आपको हल्का सा भी क्वेश्चन मार्क लगता है किसी भी चीज़ में, आप पॉज लो, चीज़ें फिर से एनालाइज करो। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी लगता है लोगों को बाहर से बहुत अच्छी है। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट की साइट पे लाखों स्टार्टअप्स रजिस्टर होते हैं, लाखों कितने आगे चल पाते हैं वो बहुत, उसमें से 90% फेल हो जाते हैं। तो फिर वही अब हम आते हैं वो 3 टिप्स आपके सक्सेस पे। तो अगर आप एक्चुअली एक तो ये है कि यू शुड बिलीव ऑन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज़ द की। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने पैसा रेस कर लिया और आप उस पैसों को अब आपके सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। द की इज़ एग्जीक्यूशन। हमारे पास पैसा नहीं था तब भी हमने चीज़ें सही ढंग से एग्जीक्यूट करी और अब आज हम यहाँ पर हैं। कितनी जल्दी आप चीज़ें सीख सकते हो, कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो एक चीज़ है। अब 3 चीज़ें आपने पूछी हैं, मेरे को तो बस एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन। चलिए अब ये बताइए कि लेट्स ट्राई, जिस वजह से, जिस सोच के साथ शुरू हुआ था कि गौरांश का इलाज कराना है, उसका क्या हुआ? आज की डेट में मैंने अपनी सिस्टर को अभी 1 महीना पहले ही बोला था। मैंने कहा नाउ आई हैव फंड्स, जस्ट फाइंड द राइट थिंग फॉर गौरांश। क्या बेस्ट हो सकता है उसके लिए, क्या हम कर सकते हैं। तो फाइनली ये चीज़ क्या है कि ना मुझे बड़ा वो फील हुआ कि ठीक पैसे हैं, अब पैसे हैं। अब हम ये चीज़ कर सकते हैं जो 4 साल पहले मुझे ना 3 साल पहले बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। 10 करोड़ गया, कैसे ये पैसा है, कहाँ से आएगा। ये है कि एक वो था ना कि हम कुछ नहीं कर पा रहे या हम उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। नहीं, लेकिन एक पॉइंट मुझे लगता है गौरांश के साथ हम लोग को, मैंने मीडिया में भी कई बार ये किया, थैलेसीमिया को लेकर आज भी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। सोसाइटी के लिए अवेयरनेस थोड़ा फैलाना और ज़रूरी है। हम सबको ये जानना कि कहीं हम थैलेसीमिक माइनर तो नहीं है और हम जिससे शादी करने वाले हैं वो भी कहीं माइनर तो नहीं है। मुझे लगता है अगर ये अवेयरनेस, ये जागरूकता अगर हर किसी में आ जाए तो फिर हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। बहुत जरूरी है। आप भी अगर अपने शो के थ्रू, मैं इसीलिए ये हमने कहा कि बात हमें करनी चाहिए कि जिस वक्त जनपत्री का मिलान हो रहा हो उस वक्त थैलेसीमिया का टेस्ट करके
वो मिलान दोनों का होना एक छोटा सा बहुत जरूरी टेस्ट है। होता है, हार्डली टेक्स हाँ, मचोर टाइम। आप ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड HPLC। टेस्ट, HPLC, दैट्स इट। उस ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आप थैलेसीमिक माइनर तो नहीं है, क्योंकि और जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो भी माइनर नहीं होना चाहिए। एक और सोशल अवेयरनेस की बात मैं ज़रूर आपसे करूँगी ख़त्म करने से पहले। ये जो खाने की मिलावट की आजकल इतनी बात हो रही है कि मतलब वाकई हम लोग डर गए हैं कि मतलब इस, जैसे आपने गोलगप्पे के पानी की ही बात की, थोड़ा सा चाहूँगी उसके बारे में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने इतनी रिसर्च की होगी। एट द सेम टाइम नितिन, क्या हो रहा है ना, हर चीज़ आजकल आप सोशल मीडिया खोलिए, ऑर्गेनिक, ये प्योर ऑर्गेनिक, इतना ऑर्गेनिक, तो अब तो वहाँ भी डाउट होने लगा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई कोई चीज़ हेल्दी है जो एज बीइंग क्लेम्ड, या वाकई ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम थोड़ी किसी एक खेत में जाके देख रहे हैं कि चीज़ें कैसे उगाई गई हैं। तो ये दो चीज़ों का मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप हमें बताएं। एक्चुअली एक तो काफ़ी चीज़ें आपने जो बोलते हैं हेल्दी ऑप्शंस आ चुके हैं, ये आ गए हैं। दूसरा ये है कि अभी ना लोग बेसिक एम्यूनिटीज से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं। एक हमारी सोसाइटी का ग्रेड होता है कि कितने लोग नीश कैटेगरी में आते हैं, प्रीमियम, अपर क्लास, कितने लोग मीडियम हैं, कितने लोग लोअर क्लास में हैं, ठीक है। आज भी इंडिया का सबसे ज़्यादा जनता जो है वो लोअर मिडिल क्लास में है, ठीक है। हेल्दी ऑप्शन आ चुके हैं डेफिनेटली, आप वो हमारे लिए उसको वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, बिकॉज हेल्दी जैसे ही ऐड होता है उसमें प्राइस टैग उसका 3 to 4 टाइम्स ऐड हो जाता है, जिसको लोग शायद हमारे जैसे लोग भी ना बाय करने से पहले 10 बार सोचें। तो मार्केट में हमने देखा है बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं। एक तो सबसे पहले जो आपका था कि कैसे हम टेस्ट कर सकें, बिकॉज वेरीफाई करने के लिए बहुत सारी अथॉरिटीज़ भी आ चुकी हैं। इंडियन गवर्नमेंट आई थिंक काफ़ी काम कर रही है इन चीज़ों को स्टेबलाइज करने में कि ख़राब चीज़ें आप तक ना पहुँचें। FSI के बहुत सारे नॉर्म्स आ चुके हैं कि ख़राब चीज़ें आप तक आप अगर ख़राब है तो आप तक पहुँचने से पहले ही वो डिस्कार्ड हो जाए। तो काफ़ी एक्शन गवर्नमेंट के साइड से भी लिए जा रहे हैं, जिससे होपफुली बहुत चीज़ें सही हो चुकी हैं, बहुत चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप कैसे चेक कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज अथॉरिटीज़ हैं, आप उसका टैग देख सकते हैं, ब्रांड उनको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, वो आपको बैक साइड पे दिख जाएगा। सबसे पहले तो आई थिंक इंडिया को पढ़ना चाहिए बैक लेबल, तो ये बहुत जरूरी है। लेबल पढ़ो, पाम ऑयल दिख जाए अगर, वो तो बहुत मत जरूरी है, खरीदो। वो बहुत जरूरी है। अब ब्रांड कहता है हमारा आलमंड हेल्दी नमकीन है, बट पीछे आप देखोगे तो शुगर ही शुगर दिख रहा है, या पाम ऑयल दिख रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ देखना, लोगों को देखना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने ऐसे नॉर्म्स ला चुके हैं कि वो आपको लेबल पे सब कुछ मेंशन करना है, तो आप वो देख के चेक कर सकते हो कि प्रोडक्ट मेरे लिए बना है या नहीं बना, या आपको क्या अवॉइड करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। कोई कह रहा है ये, बट कोई सबसे ज़्यादा मिलावट वाली कोई चीज़ आप जो शेयर करना चाहें कि इसमें ये तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या इसमें ये मिलावट होती है? एक्चुअली मैं ये बोलूँगा कि अभी आप बाहर निकलेंगे तो आपको हर चीज़ मिलावट वाला ही मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन ये होना चाहिए कि आपको खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए बाहर का, ठीक है, दैट्स वन ऑप्शन। सेकंड थिंग, आपको खाना चाहिए तो कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यू कैन चूज़ स्लाइटली बेटर ऑप्शन कि चलो अगर कोई आप एक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जिसमें पाम ऑयल यूज़ हुआ है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाम ऑयल की जगह दूसरा ऑयल है, तो ये इटसेल्फ ही उस प्रोडक्ट को 50% प्रीमियम बना देता है, क्योंकि पाम ऑयल तो आपकी लाइफ से हट गया या उस प्रोडक्ट से हट गया, तो प्रोडक्ट अपने आप ही थोड़ा बेटर हो गया, ठीक है। दूसरा है कि ऑप्शंस अवेलेबिलिटी आई वुड से कि फॉर मास पीपल अभी भी बहुत कम है उस प्राइस पॉइंट पे। उसमें आई थिंक अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है ऐसे स्टार्टअप्स को बिल्ड करने का जो हेल्दी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो विल बी रियली हेल्पफुल। क्योंकि एक कंपनी को बड़ी बड़ी कंपनियों से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो हेल्दी बनाए तो शायद ना हो पाए, ठीक है। बट जो स्टार्टअप्स आजकल खुल रहे हैं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, जैसे लेट्स ट्राई है, जैसे और भी स्टार्टअप्स हैं जो लोगों को थोड़ा बेटर देना चाहते हैं। बट क्या होता है, इनिशियली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इतनी हाई हो जाती है कि वो शायद वो प्राइस पॉइंट पे ना पहुंच पाए। उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत मैटर करता है। हमें भी अभी बैंक से गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिला है, तो हम बेटर प्राइसिंग लोगों को दे पा रहे हैं। तो हम भी सोचते हैं ना, बचपन से जो बिस्किट खाते थे और पूरा पूरा पैकेट एक बार में बैठ के खा जाते थे, अब हमें बताया जा रहा है कि ये बिस्किट तो अच्छा है ही नहीं, इसमें तो इतनी शुगर है, इसमें ये है, और बड़ा हाँ मैदा है और शक्कर है। बड़ा दुख होता है सोच के कि हम तो पूरा बचपन यही खाते रहे, चाय में डुबो के। वही है, आई थिंक अब थोड़ा लोगों को समझ में आने लग गया है। द बेस्ट पार्ट इज, थोड़ी अवेयरनेस आई है, बेस्ट पार्ट इज लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। द ओनली थिंग विच इज मिसिंग इज द प्रोडक्ट, जो उन तक पहुंचाया जा सके एट राइट प्राइस पॉइंट। तो अगर वो चीज़ें हो जाएंगी तो आई थिंक आफ्टर फ्यू ईयर विल सी के इंडिया थोड़ा बेटर इन टर्म्स ऑफ हेल्दी प्रोडक्ट्स हो जाए, ठीक है। तो वहीं पे कोशिश है एंड कोशिश है, लेट्स ट्राई। वैसे मुझे लग रहा था आपका लेट्स ट्राई ना एक साइकोलॉजिकल एंगल से ना
क्लाइंट पे भी काम करता होगा। जैसे अगर मैं कहीं काउंटर में देखती हूँ लेट्स ट्राई, तो मुझे लगेगा चलो लेट्स ट्राई एक बार हम ट्राई करके अपनी मार्केटिंग आपने हमने एक्चुअली ब्रांड का नाम का एक रीज़न ये भी था कि मुझे पता था कि हम कभी भी ना शायद ब्रांड को ऐसा प्रमोट ना कर पाएँ कि हम प्रमोटर रख दें या सेलिब्रिटी हायर कर लें और वो ब्रांड को प्रमोट करें। मैं था कि कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो ना खुद ही अगर शेल्फ में रख दूँ तो वो अपने आप को खुद मैं प्रमोट पढ़ूंगा, करे। लेट्स ट्राई, चलो लेट्स एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। एंड इंडिया में क्या होता है बहुत सारे लोग एक बार सही प्रोडक्ट को ट्राई भी नहीं कर पाते। बहुत सारी कंपनियां जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकालती हैं पर वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। हमने ये सोचा कि एटलीस्ट मेरा प्रोडक्ट कोई एक बार ट्राई भी कर लेगा ना तो मेरा काम हो गया। लेकिन महंगा तो आपका भी प्रोडक्ट है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। एक्चुअली मैं अगर बोलूँगा कि अगर आप देखोगे एज फार एज इंग्रेडिएंट्स इज कंसर्न, मेरे से लोग ना फ़ोन करके पूछते हैं कि सर आप ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हो जो 300 रुपये लीटर है, ठीक है, आप 100 रुपये में कैसे बेच सकते हो? दे आस्क मी दिस क्वेश्चन। रीज़न बीइंग कि हम अपने ऑपरेशन में काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करके चलते हैं। टीम अगर मैं बात करूँ बहुत लिमिटेड टीम है अभी भी हमारे पास, इंस्पायर्ड रीचिंग 120 करोड़, क्योंकि वो पैसा हम सेव करके ना कंज्यूमर को वापस देते हैं। क्योंकि एक कॉस्ट है कि कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए भी एक कॉस्ट है। अभी जैसे एक प्रोडक्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोडक्ट हम ना 6 महीने पहले 80 रुपये का बेचते थे, आज उसकी कॉस्ट हम 50 रुपये ले आए हैं, विच इज़ ओनली 10 रुपीज़ हायर देन लेस। देयर आर सम प्रोडक्ट जो हम पहले 140 का बेचते थे, आज हम उसको 100 तक ले आए हैं। डिस्काउंट हम देते हैं कंज्यूमर को, वो 80 तक मिलता है। आप एक पाम ऑयल 100% प्रोडक्ट बना हुआ है, वो आप 60 रुपये का ले रहे हो, 65 का ले रहे हो, आपको ग्राउंडनट बना हुआ 15 रुपये के डिफरेंस में मिल रहा है। लोग तो माइंड नहीं लेना करते। चाहते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए कहीं कोई कोर्स या कोई मेंटरिंग या कोई किताबें कुछ काम आती हैं या कुछ नहीं, बस ऑफिस में बैठे अपना एक्सपीरियंस काम आता है? आई थिंक आपकी लाइफ एंड अगर आप मैं वो बोलूँगा आप दूसरों की लर्निंग से भी आई थिंक थोड़ा बहुत सीखते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आपकी लाइफ जर्नी है वो तो आपकी है। अब क्या सपना है नितिन? अब जो जिद पकड़ते हैं, मैं तब से सुन रही हूँ, अब कौन सी जिद पकड़ी हुई है, बता दीजिए। सोचली मैंने किसी से शेयर नहीं किया अभी तक, आज कर दीजिए। बट जब हम शार्क टैंक पे गए थे, हम एक शार्क बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि आप हल्दीराम से कैसे कम्पीट करोगे, सुना था। आप इस ब्रांड से कैसे कम्पीट करोगे जो पिछले 50 साल से इंडिया में है, आज नंबर 1 है। तो उस समय ना बस यही था जैसे मेरा MBA का था ना कि आप बिना MBA के कैसे नेशनल लेवल तक पहुंचोगे, आप इतना पैकेज आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मेरा ये है कि यार मतलब व्हाई कांट वी बिकम नंबर 1। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप नंबर 1 बने और इसमें ज़िंदगी भी रचे, आपके सफ़र में आप क्या बोलेंगे एक हिस्सा बना रहा। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं हमारी तरफ से आपके लिए। एक प्रेरणा पाकर उसको नींव में रखकर दुनिया भर से ऊंचा मुकाम बना लेते हैं। नहीं भूलते दिया वचन जो खुद को अक्सर आसमान में अपनी जगह बना लेते हैं। तिनके तिनके जोड़ के महल के सपने देखे, एक सोच पर जीवन का सर्वस्व लगाते। ईश्वर भी देता है उनका साथ जहां में जो पूरे ईमान से अपना कर्म निभाते।